Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter number 8, Journey to the End of the Earth. ठीक है, हमारा थोड़ा सा रह गया था कल, एक्चुअली थोड़ा सा जो है बीच में बंद हो गया था वीडियो, इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई. टुडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि अभी तक हम पढ़ रहे थे इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने बताया कि क्लाइमेटिक चेंज जो आज का सबसे ज़्यादा जो है डिबेट का टॉपिक है, वो इसलिए क्योंकि एक तो एंटार्क्टिका इसमें सबसे क्रूशियल एलिमेंट है. ठीक है, और इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी जो बर्फ़ के अंदर 500,000 साल पुराने जो है कार्बन के रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं. तो फिर हमने पढ़ा कि ये जो प्रोग्राम था इसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, जो कि सोलर की शिप पर था. इसके हेड थे जियोफ ग्रीन, जो कि एक कैनेडियन थे. पहले ये क्या करते थे कि सेलिब्रिटीज़ को, रिटायर्ड जो पर्सन होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनको लाने ले जाने का काम करते थे. बट इस काम से वो थक गए और फिर उन्होंने ये काम शुरू करा. ठीक है, इसके हेड बने. अब वो कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसी फ्यूचर जनरेशन है जो कि पॉलिसी मेकर है, नीति निर्माता है. ठीक है, क्योंकि ये उम्र जो होती है बच्चों की कुछ सीखने को, कुछ करने को सही होती है. द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल. कि जो रीज़न है कि ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा कामयाब हुआ, उसका ये था है कि साउथ पोल के पास में जाना बहुत ही नामुमकिन है, एंड नॉट अफेक्टेड बाय इट. और उसके पास में जाकर उसके प्रभावित हुए बिना रहना तो मुश्किल है. इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज आउट polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. कि जब आप अपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे, अपने अक्षांश और अपने देशांतर रेखाओं पर बैठकर और बर्फ़ को पिघलते हुए देखते हो ना, तो बहुत आसान है. लेकिन जब आप अपनी आंखों से उस जगह जाकर बर्फ़ को टूटते हुए, गिरते हुए देखते हो ना, तब आपको महसूस होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ही वास्तविक है. कहने का मतलब, जब हम हमारे घर में बैठते हैं, टीवी वगैरह पर देखते हैं बर्फ़ को गिरते हुए, तो ये देखना बहुत आसान है. लेकिन जब बेटा हम वास्तव में अपनी आंखों से देखते हैं ना बर्फ़ को पिघलते हुए, तब लगता है कि हाँ, वास्तव में जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ही रियल है. Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. एंटार्क्टिका क्योंकि इसका सिंपल सा पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ जैव विविधता की, पेड़ पौधों की कमी है, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है इस बात का अध्ययन करने के लिए कि कैसे पर्यावरण में जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं उसके परिणाम बहुत बड़े निकल सकते हैं. कि अगर एनवायरनमेंट में छोटे छोटे भी चेंजेस आए ना, तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा निकलता है. इस चीज़ को जानने के लिए एंटार्क्टिका बिल्कुल सही जगह है. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. अब एक छोटा सा सूक्ष्म छोटा सा घास होता है जिसका नाम होता है फाइटोप्लैंक्टन. दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द, ये वो घासें होती हैं जो कि एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, जो कि पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन जो है, खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं, उसको भरण पोषण करती है और जीव रखती है. मतलब कि पूरा का पूरे समुद्र के जो जीव जंतु है वो इसी घास पर डिपेंड करते हैं, जिसका नाम है फाइक्लोफोटन. एक छोटा सा घास होता है, समुद्री घास होता है. दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन एनर्जी and assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis. ये एक ही कोशिका वाले पौधे होते हैं जो सूर्य की एनर्जी को लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जो है बहुत ही एक फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो करते हैं. जैसे कि करते हैं ना बेटा कि सूर्य की एनर्जी को लेना और फिर ठीक है ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ठीक है, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण. तो ये भी वैसे ही जैसे बाकी पेड़ पौधे करते हैं, ये भी वही चीज़ करते हैं. साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइक्लोफिटन. साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि अगर ओजोन लेयर और डिप्लीट हो जाती है, अगर ओजोन लेयर का और ज़्यादा विनाश होता है, तो इससे फाइक्लोफिटन घास की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी प्रभावित होंगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द मैराइन एनिमल्स. और अगर फाइक्लोफिटन घास प्रभावित हुआ तो सारे मैराइन मतलब सारे समुद्री जीव जंतु और उस क्षेत्र में रहने वाली जितनी चिड़ियाएँ वगैरह हैं वो प्रभावित होंगी. एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरी ग्लोबल कार्बन साइकिल प्रभावित होगी. इन द पैरेबल ऑफ फाइक्लोफिटन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर. इस फाइक्लोफिटन में एक बहुत बड़ा रूपक है. उदाहरण के लिए
टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, कि छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करो, बड़ी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाएंगी। जिसका उदाहरण है फाइक्लोफटन, कि अगर फाइक्लोफटन ऐसी घास है बेटा जो पूरे समुद्री जीव जंतु जितने भी होते हैं ना उसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये पूरी फूड चेन है। मान लो इसको कोई जानवर खाते हैं, उन जानवरों को कोई और खाता है, तो पूरा का पूरा उस एरिया जो इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही एनवायरनमेंट में सही हो जाएगी। तो अगर आप फाइक्लोफटन पर ध्यान दे लोगे तो पूरे की पूरी फूड चेन, पूरे के पूरे बर्ड्स, वहाँ के एनिमल, सब कुछ जो है वो सही रहेंगे। A walk on the ocean. My Antarctic experience was full of such FMEs, but the best occurred just short of the Antarctic Circle. अब राइटर कहती है कि मेरा जो एक्सपीरियंस था अंटार्कटिका सर्कल का, ऐसे कई जो है बहुत ही FFE मतलब बहुत ही जोशीले प्रबल अनुभवों से भरा हुआ था। बट बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 60.55 डिग्री साउथ, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव हुआ 65.55 डिग्री पर साउथ में। द शोलस्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइड स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टेडपोल आइलैंड। हमारा जो शिप था सोलस्की कैसे जैसे करके टेडपोल आइलैंड और जो पेनिनसुला प्रायद्वीप है उसके बीच में घुस तो गया, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। लेकिन अब ये आइस शीट जो थी, ये बर्फ़ की पट्टी हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। बस इस बर्फ़ पर घुस तो गया वो जहाज, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हीट बैक। अब कैप्टन ने डिसाइड करा कि हम वापस शिप को मोड़ेंगे नॉर्थ की तरफ। बट बिफोर वी डिड, लेकिन जब तक हम कुछ करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन ऑन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। हम सबको आदेश मिला कि हम गैंग प्लैंक होते हैं ना बेटा, जो पट्टी सी होती है बर्फ़ पर चलने की, ठीक है, तो हम सबको आदेश मिला कि हम जो है गैंग प्लैंक के ऊपर उतर जाए और पैदल ही चले, क्योंकि अब वो शिप ना मुड़ रहा था ना आगे बढ़ रहा था, तो उन सबको आदेश मिला कि नीचे उतर जाओ। सो देयर वी वर ऑल 52 असप, हम सारे नीचे बर्फ़ पर उतर गए। हम कितने जने थे? पूरे 52 जने थे। निटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स, और सारे के सारे हम जो है मतलब कि सही कपड़ों के अंदर और सामान के साथ थे। मतलब गोर-टेक्स जो है पीछे जो ये अपने बैग्स वगैरह रखते हैं ना, ठीक है, तो ये सारे कपड़े वगैरह सारे हम सामान के जो है साथ में थे। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस, और एक गहरी सफ़ेदी के ऊपर चल रहे थे। डेट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, ऐसा लग रहा था कि हमेशा ही ये सफ़ेदी ऐसी ही रहेगी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पाँव के नीचे 1 मीटर बर्फ़ की पट्टी थी। अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रेदिंग सॉल्ट वाटर, और उस बर्फ़ के नीचे था जीता जागता सांस लेता हुआ खारा पानी। इन द फेरी क्रैब ईटर सील्स, और किनारे के ऊपर केकड़े, क्रैब ईटर मतलब केकड़े खाने वाली जो सील्स थी, मछलियाँ थी। स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज, जो कि किनारे पर आके और ऐसे बर्फ़ के ऊपर आ रही थी जैसे कि अपने आप को सूरज के अंदर जो है धूप सेक रही हो। लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द बनियन शेड ऑफ अ बनियन ट्री, जैसे कि आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं, वैसे ही वो किनारे पर आ रही थी। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये जो है एक किसी तरीके का एक रेवोल्यूशन था, न कोई मतलब रहस्य नहीं था ये एक। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी, मतलब कि कोई रहस्य कोई कल्पना नहीं थी, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स, कि 9 समय खंड, 6 सीमा रेखाएँ, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और कई सारे इकोस्फीयर। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ आवर प्लानट, मैं अभी भी जो है ये कि ये हमारे प्लैनेट में, हमारे ग्रह में ये जो अंटार्कटिका जो सुंदरता का जो संतुलन है उसके बारे में सोच रही हूँ। हाउ वुड इट बी अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसे अंटार्कटिका पहले की गर्म जगह हुआ करता था, अगर वापस वैसे गर्म जगह हो जाएगा तो विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासॉर्स, क्या ये सब हम देखने के लिए ज़िंदा रहेंगे या हम भी डायनासॉर्स की जैसे चले जाएंगे। मैमथ्स एंड वूली राइनोस, जो कि मैमथ्स वगैरह थे ना, दैत्याकार जो जीव थे, ठीक है, ऊनी गैंडे वगैरह जो थे, उनकी जैसे हम भी यहाँ पर देखने के लिए रहेंगे या उनके जैसे चले जाएंगे। Who's to say, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenager who still have the idealism to save the world, अब राइटर कहते हैं लेकिन मैंने 2 हफ्ते ऐसे बच्चों के साथ में बिताए जिनमें अभी भी आदर्श है अपने वर्ल्ड को बचाने का। All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference day makes. मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि 10 लाख सालों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन से कितना
फ़र्क पड़ सकता है कि 10 लाख सालों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन से इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है बेटा, आया चैप्टर समझ में? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप टेक्सचुअल जो वाले हैं वो कर लीजिएगा, जो एडिशनल होंगे वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है बेटा।